Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In our YouTube channel, we try our best to provide you all legal informations while you are during your civil litigations or criminal litigations, how you file your suit, how you present your case in the court, how you defend your case, how you do the litigation, what is the real litigation process, what is the drafting, so how to do excel in this field. Basically this is for all lawyers who wanted to sharpen their career more ahead and wanted to try their best in this legal proceeding area. There are some hurdles between the young lawyers that they are feeling some kind of difficulties while instituting the suit. They are facing difficulties in the procedure. They are facing difficulties like they don't know the legal proceeding terms, legal meanings. So this is our best try to make them familiar. So all young advocates who are watching my YouTube channel regularly, so it is my humble request to all of you that please subscribe this channel so that everyone can get benefited from it. Whatever legal knowledge I am trying to convey you, this can be spread over the other legal students as well. Try to subscribe as much as possible so that everyone can get benefited from it. So this is our best try to give you all legal informations. So in that way, here I am just trying to convey the every information in both way, like English and Hindi. But if you are belonging to most of the states like Rajasthan, UP, Haryana, so there are the proceeding which is going on the Hindi. So Hindi drafting, if you are drafting well, then your case is automatically become stronger. So today I will try to explain you legal drafting. So legal drafting क्या है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अपने इस केस में. तो लीगल ड्राफ्टिंग को एक्सप्लेन करने से पहले काफ़ी सारी प्रोसीडिंग्स होती है. सिविल सूट की बात करें तो सिविल सूट में किसी भी केस को जब आप फाइल करते हो और उसकी फाइनल डिक्री या जजमेंट आने से पहले तक का जो पूरा एक प्रोसीजर है वो मैंने अपने पुराने वीडियोस में समझा दिया है. आज हम लीगल ड्राफ्टिंग की बात करेंगे, प्लेंट कैसे फाइल किया जाता है उसकी प्रॉपर बात करेंगे. तो एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल मिलती हैं. जो भी इन्फॉर्मेशंस आप कोर्ट की डेली प्रोसीडिंग्स में हैं, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा कि आप अपनी लीगल प्रोसीडिंग में आगे बढ़ें. आज मैं आपको खाली प्लेंट लिखने का तरीका समझाऊंगा. प्लेंट कैसे लिखी जाती है, तो आप एक जो है लीगल पेपर रख के बैठ जाइए. लीगल पेपर रखिए अपने पास. लीगल पेपर इसलिए रखिए क्योंकि लीगल पेपर में ही आप अच्छे से प्लेंट को समझ पाएंगे. तो प्लेंट को लिखने का क्या तरीका है ये मैं समझाना चाहता हूँ. किसी भी प्लेंट को लिखने में आप कभी नहीं हिचकोगे अगर आपने ये प्रोसीजर फॉलो कर लिया तो चलिए देखते हैं प्लेंट कैसे लिखते हैं. सीपीसी में ऑर्डर 7 में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट की बात की गई है. ऑर्डर 4 में बताया गया कि हम प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को फाइल करना. ऑर्डर 7 में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट लिखना. तो सबसे पहले जो प्लेंट होती है, वाद पत्र होता है, इसको कैसे लिखते हैं, इसका क्या तरीका है ये समझाता हूँ मैं. इसमें क्या है कि आप एक लीगल पेपर लेंगे. लीगल पेपर में ही आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए लिखने की. तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आएगा कोर्ट का नाम. कोर्ट का नाम आएगा. जैसे कि आप यहाँ पे कोर्ट का नाम, लीगल पेपर आपके पास ये है लीगल पेपर. तो सबसे पहले लीगल पेपर में आपको क्या करना है, आप पेपर को यहाँ से फोल्ड कीजिए और यहाँ से फोल्ड कर लीजिए. तो आपका इतना हिस्सा आपको छोड़ देना है पेपर. ये पेपर में ऊपर का इतना हिस्सा और नीचे का इतना हिस्सा आपको छोड़ना है. ऊपर का हिस्सा आपको टिकट लगाने के लिए छोड़ना है और साइड के हिस्से को आपको ज़रूर से ज़रूर छोड़ना है ताकि यहाँ पर जो भी कमेंट है, कोर्ट की जो कमेंट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कोर्ट फीस की रिक्वायरमेंट है या वकील साहब की कोई पेमेंट है,
तो बच रही है तो वो यहाँ पे मेंशन करेगी कोड। तो इसलिए ये हिस्सा आपको छोड़ना है, आपको अभी से प्रैक्टिस बनानी है, आपको ये हिस्सा छोड़ना है। फिर यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे न्यायालय, जैसे कि ये मान लो ये मुकदमा सिविल जज में चल रहा है, तो सिविल जज जूनियर डिवीज़न, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्टेट का नाम लिखेंगे, तो कहाँ का सिविल जज है, सिविल जज जूनियर डिवीज़न मेरठ, सिविल जज जूनियर डिवीज़न गाज़ियाबाद, सिविल जज जूनियर डिवीज़न इंदौर। तो जहाँ जहाँ का आपका है वहाँ पे इस तरह से आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप, क्योंकि आप सिविल सूट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप वाद संख्या लिखेंगे, अगर कोई है तो वाद संख्या यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे ईयर लिखेंगे सन, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद अगले पेज पे आप जितने भी वादी हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा है तो आप इस तरह से नंबरिंग डाल के लिखेंगे, वादी ए, ठीक है। अगर वो पत्नी है किसी की तो पत्नी लिखेंगे, पुत्र है तो पुत्र लिखेंगे, पत्नी श्री, यहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा, और यहाँ पे आयु, वादी 2 बी, ठीक है। पुत्र, यहाँ पे पिता का नाम लिखा जाएगा, और यहाँ पे उसकी आयु। फिर वादी 3 सी, यहाँ पे पुत्र का नाम, यहाँ पे आयु। सारे केस कंसीडर करके चलते हैं। मान लो वादी 4 डी, पुत्र, आयु, ठीक है। अब इनमें से मान लो 2 और 4 नाबालिग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाबालिग हैं तो सीधा सीधा नाबालिग का भी आप लिखोगे इस तरह से, नाबालिगान। सारे केस एक प्लेंट में कंसीडर कर रहा हूँ। वादी संख्या, कौन कौन से वादी जो नाबालिग हैं, तो वादी संख्या 2 नाबालिग हैं तथा चार नाबालिग है, ठीक है। अब वो किसके संरक्षण में, मान लो माता के संरक्षण में, तो संरक्षिता, यहाँ आप माता का नाम लिखेंगे, ठीक है। और ये क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं तो समस्त लिख देंगे। कहाँ के निवासी है, निवासीगढ़। अब यहाँ से पता होगा, यहाँ पे निवासीगढ़। अब कहाँ के निवासी हैं ये, यहाँ पे ग्राम, परगना, तहसील, पूरी डिटेल, और जिला। देखो इतनी शानदार प्रिंट लिखो कि एक भी चीज़ में कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन रहने ना पाए, ठीक है। इतनी शानदार प्रिंट लिखो आप। न्यायालय, यहाँ पे वाद संख्या, यहाँ पे वादियों के नाम, यहाँ पे कोई नाबालिग है तो उसका भी एक्सप्लेनेशन आप विवरण लिख दो, और यहाँ पे आप अपना जो है जो क्लाइंट है आधार कार्ड नंबर है उसके पास, तो आधार कार्ड नंबर लिखो, और यहाँ पे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे साइड में, क्योंकि ये वादी बहुत सारे हो गए तो वादी गढ़, एक वादी है तो खाली एक वादी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ये हो गई, ये वादीगढ़ हो गए। अब इसके बनाम, ठीक है। अब एक मैं जो है मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। तो ये मैंने बताया था कि आपको A7 मतलब ये विधिक पेपर, लीगल पेपर लेना है, और उसमें से आपको इतना फोल्ड कर देना है इस साइड से, और इतना फोल्ड कर देना है ऊपर से। तो आपका इतना एरिया है, बस आपको यहीं सब लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, तो मैंने यहाँ तक बता दिया था वादीगढ़, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपकी पूरी लिखी जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लिखोगे बनाम, जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है, एकदम साफ साफ। अब यहाँ पे प्रतिवादी का नाम लिखा जाएगा X, प्रतिवादी का नाम है। अब ये पुत्र श्री, पिता का नाम। फिर यहाँ पे निवासी, उसका पूरा पता जैसे ग्राम, तहसील, जिला, पूरा इस तरह से लिखना है।
और यहाँ पे नीचे लिखना है साफ साफ प्रतिवादी कि ये प्रतिवादी है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एप्लीकेशन यहाँ से शुरू करनी है। श्रीमान जी, ठीक है। अब ये वादीगढ़ है तो यहाँ पे वादीगढ़ लिख देते हैं। वादीगढ़ निम्न निवेदन करते हैं। प्लेंट इतनी ही सरल भाषा में लिखेंगे जितनी आप लिख सकते हैं। नंबर 1, अब यहाँ पे मैं एक मान के चल रहा हूँ, जैसे कि एक वादी है, हस्बैंड वाइफ हैं, तो वाइफ का जो भरण पोषण है वो हस्बैंड और वाइफ में कोई डिस्प्यूट हो गया है, और डिस्प्यूट ऐसा है कि हस्बैंड अपने दायित्वों का पालन सही से नहीं कर रहा है, वो वाइफ को कोई भी खर्चा नहीं देना चाहता है, मनमानी कर रहा है, और जो भी उसकी पैतृक संपत्ति है उससे वाइफ को बेदखल करना चाहता है। तो इस तरह से अगर ये कोई पिटीशन चल रही है तो उसके बच्चों की जिम्मेदारी आमूनन हस्बैंड नहीं उठाते हैं, वो पूरी की पूरी वाइफ के ऊपर आ जाती है। तो अब उनके बच्चों में कुछ बच्चे बालिग हैं, उनकी शादी होनी है, ठीक है। तो उनकी जब शादी होनी है और उनके पास, क्योंकि हाउस वाइफ है, उसके पास कोई और आय का जरिया नहीं है, और उसी जो पैतृक संपत्ति है, जो कृषि की भूमि है, उनसे ही उन दोनों का गुजारा चलता है। अब जो हस्बैंड है वो क्या कह रहा है कि वो उस भूमि को बेचना चाह रहा है, और उसने से कुछ भूमि बेच भी दी है। तो यहाँ पे जो प्लेंट लिखी जाएगी वो साफ साफ आपको लिखना पड़ेगा प्लेंट में कि जो जमीन बेच दी गई है उसके लिए तो आप वाद लाए नहीं हो, आप वाद लाए हो जो बच गया है, जो नहीं बेचा है वो कम से कम बच जाए, वो ना बेचा जाए। तो सबसे पहले इस प्लेंट में साफ साफ आपको लिखना पड़ेगा कि वादीगढ़ एवं जो प्रतिवादी है, आपकी वादीगढ़ निम्न निवेदन क्या कर रही है, ये कर निवेदन ये करते हैं कि जो वादीगढ़ हैं, जो आपने वादीगढ़ लिखे हुए हैं ऊपर, वा प्रतिवादी, ये दोनों ही, ठीक है। प्रतिवादी कृषि भूमि, कृषि भूमि, अब भूमि क्या है, अब कृषि भूमि है तो इस कृषि भूमि में खाली कृषि भूमि लिख के काम नहीं चलेगा। कृषि भूमि कहाँ स्थित है, तो स्थित, ये पूरी डिटेल, भूमि का खाता संख्या ये निकलवाना पड़ेगा, खाता संख्या, उसका खसरा नंबर होता है, वो कितनी रकबई है, ठीक है। यहाँ पे रकबई है, हेक्टेयर में होता है, ये हेक्टेयर में, ठीक है। और कितना भाग है, 1/3 भाग है मान लो, ठीक है। फिर दूसरी, ये एक खेत हो गया उसका, दूसरा कामा, फिर खाता संख्या, फिर खसरा नंबर, फिर रकबई, ठीक है, हेक्टेयर में, ठीक है। और फिर कौन सा भाग हो गया, 1/4 भाग हो गया मान लो। तो इस तरह से आपके पास जमीन के 2-3 टुकड़े हैं। अब ये जमीन के टुकड़े किस किस भाग में, ये पूरा आपको डिटेल, एक तीसरा और लिख देते हैं, खाता संख्या फला, उसका खसरा नंबर जो होता है ये, फिर रकबई हेक्टेयर में 1/5 भाग, ठीक है। ये कहाँ स्थित है जमीन, स्थित ये जमीन, अब यहाँ पे वादीगढ़ प्रतिवादीगढ़ कृषि भूमि स्थित, खाता संख्या, खसरा नंबर, रकबई हेक्टेयर में 1/3 भाग, इस तरह से आपको पूरी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। अब ये जमीन कहाँ पर स्थित है, ये जमीन जो स्थित है वो ग्राम का नाम, ठीक है, ग्राम X हो गया मान लो, परगना कौन सा लगता है आपका, ये परगना हो जाएगा, फिर यहाँ पे तहसील हो जाएगी, और तहसील के बाद यहाँ पे जिला हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी डिटेल हो गई। तो अब ये लिखा जाएगा कि जो वादीगण हैं और प्रतिवादी हैं तो ये जमीन पर काबिज हैं, यानी कि ये जो वाद योग विवादित जमीन है, तो इस विवादित जमीन पर, जो विवाद योग जमीन है उस पर काबिज हैं, यानी कब्जा इनका है, ठीक है। यानी दोनों वादीगढ़
यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, अभी उस जमीन पे काबिज हैं, सहस्वामी हैं और संक्रमणी भूमिधर पर उन काबिज हैं, जिसे वाद में, उक्त वाद में प्रश्नगत भूमि कहा गया है। ठीक है, तो इतनी सफाई से लिखनी है चीजें प्लेंट में, बिल्कुल आपको एक नंबर। आपने पहले डिटेल ली, आपसे कुछ भी ये चीज़ें जो है ये एक बार प्लेंट में समझ में आएगी, वो उनको जो है पूरी तरीके से लाइन लाइन समझ में आ जाएगी। कुछ भी फालतू चीज़ नहीं लिखनी। एक बार वादीगढ़ प्रतिवादी कृषि भूमि स्थित खाता संख्या खसरा नंबर रकबई हेक्टेयर में 3 भाग, खाता संख्या खसरा नंबर रकबई हेक्टेयर में 4 भाग। इस तरह से आपको विवादित भूमि पर वो उनका कब्जा है और उक्त वाद में यही उसको प्रश्नगत भूमि कहा गया है। अब प्रश्नगत भूमि पर पॉइंट नंबर 2 ये लिख सकते हैं कि प्रश्नगत भूमि वादीगढ़ में और को कैसे मिली है। तो अब ये वादीगढ़ की जो प्रश्नगत भूमि क्या कमाई गई भूमि है, या फिर ये जो प्रश्नगत भूमि है वादीगढ़ की, ये उसने कमाई है या फिर उसने खरीदी है। तो ये क्योंकि पैतृक है तो ये अविभाजित संपत्ति है और वादीगढ़ के द्वारा कमाई हुई नहीं है, ये पैतृक संपत्ति है और इसका कोई विभाजन। अब सबसे पहली बात आ जाती है कि उसकी ये जमीन है वो पैतृक है कि नहीं है, पहला। और दूसरा, अगर पैतृक भी है तो उसमें कोई बंटवारा तो नहीं हुआ है। अगर बंटवारे की जमीन है तो उसका मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल साफ साफ आपको लिखना पड़ेगा इस प्लेंट में। नंबर 3 आपको क्या पूछना चाहिए। अब ये है कि जो प्रश्नगत भूमि है वो उसको एक तरह से विरासत में मिली हुई है, विरासत में प्राप्त हुई है, और वो उसका जो प्रतिवादी है प्रश्नगत भूमि का वो मालिक है। उसकी कमाई हुई जमीन नहीं है, ये उसको विरासत में प्राप्त हुई है। ठीक है, जो हिंदू परिवार की अविभाजित संपत्ति है, ये इस तरह से आपको लिखना है इसमें। ठीक है, अब इसमें चौथा पॉइंट क्या आएगा आपका। चौथा पॉइंट ये आएगा कि प्रतिवादी, पहले मैं वैसे ही पॉइंट की मैं फिर प्लेंट का फॉर्मेट फिर से बना लेता हूँ आपका। ये प्लेंट में आपको इतना छोड़ना है, फिर यहाँ से लिखना है कि अब पॉइंट इशू क्या है। इशू ये है कि जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी क्या करना चाह रहा है, वो गलत संगत में पड़ गया है और पारिवारिक दायित्व से भाग रहा है। से भागना चाहता है। अब प्रतिवादी गलत संगत में है, परिवादी दायित्व से भागना, अब जो भी रीजन हो वो रीजन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि परिवार की कोई भी जरूरत पूरी नहीं कर रहा है, कृषि से जो भी आय होती है वो अपने बुरे शौकों में खर्च कर रहा है, परिवार जो है इसके कारण आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। वादीगढ़ जब भी प्रतिवादी से उसकी बुरी आदतें छोड़ने की दबाव डाल रहे हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का उससे अनुरोध करते हैं, तो वह एक तरह से आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, मारपीट करता है और गाली गलौज करता है। तो ये यहाँ पे आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा, जो आपको क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस हिसाब से। अब यहाँ पे आप ये अगर लिख सकते हैं कि कोई पारिवारिक दायित्व है तो वो भी कि उस दायित्व को पूरा नहीं कर पा रही है उसकी माँ जो है, क्योंकि उसके पास और कोई आय का स्रोत नहीं है, यही प्रश्नगत भूमि उसका जरिया है एक तरह से। अब फिर यहाँ पे ये पॉइंट आ सकता है कि ये जो लापरवाह है अपनी बुरी आदतों के कारण, तो उसने जो कृषि भूमि है उसको वो खुर्द बुर्द करने की कोशिश कर रहा है। खुर्द बुर्द मतलब इधर उधर बेचने की, जुगाड़पंथी से किसी को बेच देना, इस तरह से कोशिश कर रहा है। और इसके रिगार्डिंग जो सबूत हैं वो डायरेक्ट आपको लिखने पड़ेंगे। अगर कोई चेक नंबर रिसीव कर रखा है, उसका खाता है तो खाते की डिटेल जो भी है यहाँ सारा मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट भी मेंशन करना पड़ेगा कि उसने कितनी ज़मीन बेच दी है और कितनी ज़मीन शेष रह गई है। तो वादीगढ़
की जानकारी में तथ्य आ गया है कि प्रतिवादी शेष भूमि को भी अवैध लोगों में विक्रय करने की बात कर रहा है। इसलिए प्रतिवादी अनेक प्रॉपर्टी डीलरों को गांव में ले आ रहा है और मौके पर जमीन को दिखा रहा है। तो प्रतिवादी के अनुचित इरादे का जो पता चलने के बाद वादीगढ़ अब सचेत हो गया है और इसकी वजह से जो प्रस्तुत भूमि बची हुई है वो अगर उनके हाथ से निकल जाएगी तो आपको अपनी मजबूरी कोर्ट के सामने दिखानी पड़ेगी कि भाई अगर आपके हाथ से वो ज़मीन निकल गई तो आप ज़मीन सड़क पे आ जाओगे, भूखों मर जाओगे। तो ये आपको दिखना पड़ेगा यहाँ पे कि इस तरह से अगर सिचुएशन आई तो बड़ी वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ये लिखना है कि प्रतिवादी जो है प्रसंगत भूमि विक्रय करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं? कि वादीगढ़ का उसमें राइट है। तो प्रतिवादी जो अपना विवेकहीन आचरण कर रहा है जिससे कारण वादीगढ़ का वैधानिक अधिकार उसका बिल्कुल इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। आपको साफ साफ यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपके अधिकारों से आपको वंचित किया जा रहा है। तो प्रतिवादी की इन गलत हरकतों के कारण वो जिस भूमि में उसका खुद का सेल्फ कोई राइट नहीं है इस तरह का, क्योंकि वो पैतृक संपत्ति है, तो उसमें पूरे परिवार की राइट बनती है। तो प्रतिवादी उसको अकेले क्योंकि उसमें अब बालिग लोग भी हैं तो उसके उस बच्चे बालिग हो गए, तो इसमें इस तरह से वो अपनी भूमि जो है प्रश्नगत भूमि है उसको इस तरह का एकाधिकार नहीं है उसको बेचने का, और अपने आचरण से वो उस ज़मीन को बेचने पे तुला हुआ है। अगर उसने ऐसा किया तो जो वादीगढ़ हैं उनके जो लीगल राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज होंगे और उनको अपूरी क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो सकती। ये साफ साफ आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि यदि अपने प्रतिवादी अपने अनुचित इरादों से बाज आने को तैयार नहीं हुआ है, उसे काफ़ी समझाने बुझाने के बाद अब आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। माननीय कोर्ट के समक्ष आप प्रस्तुत हैं अपनी फरियाद लेकर के। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर लिखना है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान से देखिए कि आप कोर्ट से क्या चाहते हो। ये जज साहब पूरी प्लेंट पढ़ने बैठे नहीं लिखेंगे, वो केवल यही चीज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगला मान लो 12वां पॉइंट है, ये 12वें पॉइंट में आप लिखोगे यह कि वादीगढ़ निम्न अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब कोर्ट से आपको क्या चाहिए, आप इसको हेडिंग में इस तरह से कन्वर्ट कीजिए, इस पर अंडरलाइन कीजिए कि आपको क्या अनुतोष प्राप्त करना है। नंबर आ, एक तो आपको ये अनुतोष प्राप्त करना है कि जो वादीगढ़ के पक्ष में कोर्ट फैसला सुनाए, वादीगढ़ के पक्ष में एक स्थायी डिक्री पास की जाए, निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की जाए, ठीक है। जो प्रतिवादी है उसके विरुद्ध और वादीगढ़ के पक्ष में एक स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाए कोर्ट से, ठीक है। वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है, की जाए कि जो प्रतिवादी है कृषि भूमि, अब भूमि की पूरी डिटेल यहाँ लिखोगे, खाता संख्या, नहीं तो कहेगा ये तो आपने अनुतोष में लिखा ही नहीं है वो, इसलिए उसको बेच दिया, तो इसलिए पूरा लिखो, खसरा नंबर, रकबई हेक्टेयर में, ठीक है, 1/3 भाग, फिर इसी तरह से खाता संख्या, फिर खाता संख्या, फिर खाता संख्या, इस तरह से यहाँ पे लिखोगे आप ग्राम, किस गांव से हैं, तहसील क्या है, परगना क्या है, ठीक है। यहाँ पूरा आप विवरण लिखोगे, जिला गाजियाबाद को तान्हा विक्रय करने से
सदैव के लिए बाज रहे। ठीक है, यानी कि वादीगढ़ कोर्ट जो है वादीगढ़ के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरुद्ध पारित करे, जिससे कि ये फला 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 जमीन, फला फला गांव में, फला फला तहसील में, फला फला परगना में, फला फला जिले में को ताना विक्रय करने से सदैव के लिए बाज रहे। एक तो आपको कोर्ट से ये रेमेडी चाहिए कि वादीगढ़ जो है कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसके तहत ये जो ज़मीन है वादीगढ़ कोर्ट इंटरिम आर्डर पास करे, इंटरिम नहीं कोर्ट एक स्थायी आर्डर पास करे कि वादीगढ़ जो है ज़मीन बेच नहीं सकता है। ठीक है, अब जो वाद का खर्च है वो प्रतिवादी से दिलाया जाए, और सा क्या है, जो भी कोर्ट उचित समझे इसके अलावा कि वो अनुतोष मिलना चाहिए वादी को, वो कोर्ट दिलाने की कृपा करे। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट हर प्लेंट में यहाँ पे सत्यापन आता है, और अगर ये प्लेंट या इसको हम उर्दू में लिखे तो तस्दीक भी लिख सकते हैं। ठीक है, सत्यापन में आप ये लिखेंगे कि हम वादीगढ़ यह सत्यापित करते हैं कि वाद पत्र की धाराएं 1 तथा 10 जो भी धाराएं हैं हमारे निजी ज्ञान में हैं, और शेष धाराएं जो हैं 11 और 13 कानूनी सलाह के आधार पर विश्वास में सही हैं। यानी कि आपने अपनी लीगल एडवोकेट से कंसल्टेंट कर लिया है, आप सेटिस्फाइड हो, ये आप यहाँ पे तस्दीक करेंगे, सत्यापित करेंगे, और प्रमाणित करने का स्थान जो है वो आप कोर्ट का स्थान यहाँ लिखेंगे, और दिनांक यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे वादीगढ़ लिखा जाएगा, और ये वादीगढ़ साइन करे द्वारा अधिवक्ता, यहाँ पे अधिवक्ता अपना साइन करेंगे, अधिवक्ता अपनी मोहर लगाएंगे। ठीक है, अब जो ये वकील साहब जो हैं वो साइन करते हैं, वो सीपीसी के आदेश 6 नियम 14 के अंतर्गत इसको हम साइन करवाते हैं। तो इस तरह से जो है आपको अपनी प्लेंट लिखी जाएगी, और इस प्लेंट को लिखने के बाद, अब जब ये प्लेंट आप लिख लेंगे, इसको लिखने के बाद आप जो है नोटरी में जाएंगे। नोटरी में जाने के बाद कोर्ट फीस की टिकट लगाकर इसके ऊपर कितने रुपए की टिकट लगेगी उतने रुपए की टिकट यहाँ पे लगाकर, मान लो 15 रुपए की यहाँ पे टिकट लग रही है, तो आपको 10, 2, 2 और 1 रुपए के स्टाम्प लगा करके यहाँ नोटरी में देनी होगी, और यहाँ पे आपको एक शपथ पत्र लिखना होगा। शपथ पत्र कैसे लिखना होगा कि जो न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट का नाम, वाद संख्या सन ए बनाम बी, शपथ पत्र ओर से कारण ए, लगभग उम्र इतनी, पुत्र श्री इतना, निवास स्थान परगना तहसील जिला निम्न है। यह कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सही है, और मैं शपथकर्ता वादी संख्या 2 शपथ पत्र में दिए गए सभी तथ्यों से भलीभांति परिचित हूँ। जो आपने शपथ पत्र दिया है, जो आपने डिटेल दी है, वो आपने सब जान करके दिए, आपकी तरफ से किसी और ने नहीं दिए। मैं शपथ पूर्व कथन करता हूँ कि वादीगढ़ ने उपरोक्त वाद में अपने अधिवक्ता महोदय के द्वारा सही तथ्यों पर तैयार कराकर हस्ताक्षर किया है। वाद के तथ्य शपथ पत्र में दर्शाए गए हैं, उन्हें दोहराया जाना है। उन्हें पुनरावृत्ति से बचने के लिए वाद के तथ्य शपथ पत्र में दर्शित नहीं किए गए, जिसका शपथ पत्र में पढ़ा जाना अति आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। यहाँ की मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि शपथ पत्र की धाराएं जो मेंशन है वो मेरे निजी ज्ञान में और सब सही हैं, कोई तथ्य मेरे से छिपाया नहीं गया, ईश्वर मेरा साक्षी है। नीचे प्रमाणित स्थान होगा, शपथ करता होगा। अब इसमें नोटरी 2 जगह पे, बॉटम में पेज के सबसे नीचे नोटराइज जो है एक स्टैम्प मारेगा, और पेज के लेफ्ट साइड में जो जगह खाली छोड़ी गई वहाँ पे शपथ आयुक्त जो है वो अपनी मोहर लगेगी उसकी, और लेफ्ट साइड में बॉटम लेफ्ट में शपथ वकील साहब की मोहर लगेगी, बॉटम राइट में शपथ करते के हस्ताक्षर होंगे या फिर अंगूठे का निशान होगा। ये लेकर के जब आपके पास आ जाएगा तो फिर आप वकालतनामा अपना लगाएंगे। वकालतनामा भरने का पूरा प्रोसेस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा आपको कि वकालतनामा कैसे भरा जाएगा। ठीक है, ये जब प्रोसीडिंग हो जाएगी तो इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, या तो कोर्ट में एक फाइल में मौजूद होगी यहाँ पे, या फिर आपको कागजात सबूत से वादिनी या वादी, यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे लिखना होगा न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न, स्टेट का नाम, वाद संख्या, श्रीमती या श्री ए बनाम बी जो भी है, कागजात सबूत और से वादिनी या वादी जो भी है। अब इसमें क्या क्या कागज दिए गए, नंबर 1
सत्यापित प्रतिलिपि खतौनी, खसरा नंबर इतना, ग्राम इतना, तहसील इतना, जिला इतना, और इसके कितने पन्ने हैं उस खतौनी के। नंबर 2, एक सत्यापित प्रतिलिपि खतौनी दूसरी वाली, एक सत्यापित प्रतिलिपि खतौनी तीसरी वाली, इस पर्टिकुलर केस के लिए। एक प्रार्थना पत्र वादनी की ओर से तहसीलदार जहाँ के हैं बाबत कार्रवाई और आपत्ति जो भी है, तो इसके बाद आप उसमें दिनांक साइन लगाकर, द्वारा अधिवक्ता साइन लगाकर, ये जो सबूत की सूची है जिन दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय मुकदमा लड़ेगा, कि ये आप सबूत की सूची है, ये आपके पास, इसी के बेसिस पे जो सूची है, ये सूची ऑर्डर 7 रूल 14 में सीपीसी में एक्सप्लेन की गई है। तो इस सूची के आधार पर कोर्ट में आप केस लड़ोगे, ठीक है। अब इसके बाद आप एक जो है फॉर्म 10 जो है तामील के प्रोविजन के लिए, पता कि सामने वाली पार्टी को समन जाएगा, तो उस समन में फॉर्म 10 आप भरोगे तामील के। आप जाइएगा कोर्ट, आप वहाँ पे फॉर्म 10 लीजिएगा, तो उसमें फॉर्म 10 में आप अपना पता, निवास स्थान, ग्राम, और राइट साइड में कोर्ट की डिटेल, नीचे तारीख और पार्टियों के नाम, सिग्नेचर, और लेफ्ट बॉटम राइट कॉर्नर में वकील साहब की मोहर और हस्ताक्षर लगेगा। तो इस तरह से आप उसको भर करके, भरने के बाद आपको जो है, अगर स्टाम्प ड्यूटी है आपके पास कोई, तो इंडियन कोर्ट फीस, अगर आपकी बहुत मतलब अलग अलग फीस है कोर्ट की, कितनी की प्रॉपर्टी है उस हिसाब से डिपेंड करता है, तो कोर्ट फीस लगा करके न्यायालय श्रीमान सिविल जज वाद संख्या इतना A बनाम B, वकील साहब अपनी मोहर लगा देंगे। कोर्ट फीस जो है वो जो एफिडेविट है कोर्ट फीस का, वो उसके साथ लगा करके ऑर्डर 4 रूल 1 के तहत आप एक एक्स्ट्रा कॉपी वाद पत्र की लगाएंगे। सारे दस्तावेज लगा करके आप कोर्ट में ये एप्लीकेशन कोर्ट के कार्यालय में दे देंगे, जाके वहाँ पे वो उसको सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के बाद कि आपका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कोई किसी तरह का कोई बार तो नहीं है उस पर, और उसके साथ वहाँ पे कोर्ट जो आपका चालान नंबर है वो चालान नंबर जनरेट होगा। चालान नंबर जनरेट होने के बाद मुकदमा संख्या उसमें जो है वो एंडोर्स करेगा कार्यालय कि आपकी जो प्लेंट है वो एक्सेप्ट कर ली गई है साहब। अगर प्लेंट आपकी एक्सेप्ट कर ली गई, एंडोर्स कर दी गई, तो फिर आपके उसमें मुकदमा नंबर पड़ जाएगा, वाद संख्या फिर पड़ जाएगा, और ये कोर्ट में फाइल पेश हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसीजर था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी डिटेल है, जो भी प्रोसीडिंग है, आपको समय पे पता चल सके। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की प्रोसीडिंग समझाऊंगा। प्लेंट मैंने लिख दिया है, अब इसके बाद रिटन स्टेटमेंट कैसे फाइल होता है, फिर क्या फर्दर प्रोसीडिंग होती है, ये सारी प्रोसीडिंग डिटेल में समझाता रहूँगा। आज मैंने एक ड्राफ्टिंग समझाई है, कल दूसरी ड्राफ्टिंग समझाऊंगा। इसी तरह से सिविल के केस में जितनी भी ड्राफ्टिंग्स हैं, मोस्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग जो भी डिमांड आती है उनको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आशा करता हूँ, आई होप माई बेस्ट टू, कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा कायदे से। आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज मैंने सॉल्व करने में कामयाब रहा हूँगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर करियर। और चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लगता है इस चैनल में आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, लीगल इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके करियर में काफ़ी हेल्पफुल है, ये केवल उनके लिए नहीं है जो खाली कोर्ट प्रोसीडिंग की बात है, ये उनके लिए भी है जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्हें भी इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि अब आप वकील हो, तो एक वकील से आप जज बनने जा रहे हो, आपने लॉ की प्रैक्टिस की है, तो आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग इतनी आनी चाहिए। आपको लॉ के सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।